नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। परशुराम पर सियासत। जी हां, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आजकल कुछ यही दौर नजर आ रहा है, ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही धार्मिक और जाति समीकरण साधने की कोशिशें तेज हो गई है। इस बार यूपी की राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण आ गए हैं। भगवान परशुराम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। ओबीसी वर्ग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने इस बार परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया, तो अब बीजेपी भी आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेगी। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा ब्रजेश पाठक समेत कई ब्राह्मण नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको, यूपी में करीब 10% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं और यही वजह है कि हर पार्टी इस वर्ग को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब परशुराम की भी एंट्री हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सभी राजनीतिक दलों के लिए अचानक से इतने अहम कैसे हो गए भगवान परशुराम। उत्तर प्रदेश में पहले जय श्री राम गूंजता था, लेकिन अब परशुराम भी गूंज रहा है। राम के बाद परशुराम पर सियासत उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिशें हो रही हैं, उसमें कौन कामयाब हो पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ब्राह्मण वोटर है वो बहुत अहम, अपने आप में निर्णायक भूमिका निभाता है, अहम वोटर है। इसीलिए सभी सियासी दल चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की, वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव, आपको याद होगा, परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। अब बीजेपी भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए, 10% ये वोटर है, ब्राह्मण वोटर। और इसमें अब ब्राह्मणों की अगर हम बात करें, ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर भी माना जाता है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए सभी दलों की जो निगाहें हैं वो ब्राह्मणों पर टिकी हुई है। तो सीधा सीधा ये माना जाता है कि ब्राह्मण जो वोटर हैं 100 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। तो कुल मिला के ब्राह्मणों को साधने की ये कवायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार अब तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और बीजेपी भी है। कोई दल पीछे नहीं है। और इसीलिए अब परशुराम, भगवान परशुराम की भी एंट्री उत्तर प्रदेश की सियासत में हो गई है। सियासत अब खूब जमकर इस पर हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण वोटर है और इसीलिए इसको रिझाने की कोशिशें अब लगातार तेज हो रही हैं। कुल मिला के ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। 100 सीटों पर सीधा असर जो ब्राह्मण वोटर हैं वो डालते हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अब भारतीय जनता पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर है। 1993 से 2002 के 3 चुनाव में औसतन अगर देखा जाए तो 25 ब्राह्मण विधायक बने हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो आंकड़े हैं वो ये कहता है। 2007 का अगर हम देखें, मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के बाद जो आंकड़ा था, दरअसल वो बदला जरूर था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ब्राह्मण जिस तरफ हुए उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। यानी कि उसका पलड़ा भारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से रहा है। और इसीलिए इस वोट बैंक को कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता, नाराज नहीं करना चाहता। और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जैसा कि हमने आपको बताया, प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया भगवान परशुराम की, और बीजेपी भी आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेगी। तो कुल मिला के बीएसपी लगातार पहले भी सम्मेलनों के जरिए अलग अलग मंचों पर ब्राह्मण नेताओं को बुला के सम्मान देती रही है और एक मैसेज समाज में देती रही है कि कितनी चिंता उसे इस वोट बैंक की है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव भी लगातार ब्राह्मण वोटरों पर समाजवादी पार्टी की पूरी नजर बनी हुई है। इसीलिए भगवान परशुराम की अब एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो चली है। इसमें कोई भी दल पीछे नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, बीएसपी की अगर हम बात करें, इसके अलावा हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो कोई भी नहीं चाहता इस वोट बैंक को अपने हाथ से जाने। और इसीलिए कवायदें अलग अलग तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि राम के बाद परशुराम पर सियासत उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले राम राम था, अब परशुराम परशुराम हो रहा है। क्योंकि यूपी की राजनीति का केंद्र ब्राह्मण हैं और इसीलिए यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट बहुत अहम माने जाते हैं।
इसीलिए ब्राह्मणों को साधने की ये कोशिशें सभी दल कर रहे हैं। बीएसपी लगातार अलग अलग सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रही है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें वो भी पीछे नहीं है। तो कुल मिला के ब्राह्मण वोटरों को साधने की ये कोशिश उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो समीकरण बताते हैं उन समीकरणों को कोई भी पार्टी दरअसल नजरअंदाज नहीं करना चाहती है और ठीक इसीलिए चुनाव से पहले क्यों याद आती है राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों की, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि जिस मंशा के साथ राजनीतिक दलों ने ब्राह्मणों का वोट लिया, क्या वो पूरी हो पाई है? क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि चुनाव से पहले बहुत से वादे और दावे खूब होते हैं, अलग अलग वर्गों के लिए, इस समाज के लिए भी खूब हुए, लेकिन क्या वो पूरे हो पाए? कितना उस पर राजनीतिक दलों ने ध्यान दिया? क्या सिर्फ वोट बैंक बनकर ब्राह्मण रह गया उत्तर प्रदेश में? यह भी एक सवाल उठता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि भगवान परशुराम को लेकर जो सियासत उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही है वो किसको फायदा और किसको नुकसान देगी, क्योंकि सभी दल ब्राह्मणों को साधने की कोशिशें उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो बीजेपी भी अब भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश में ये 10% से ज्यादा जो ब्राह्मण वोटर है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि आर.के. मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम को लेकर जो राजनीति हो रही है इस पर आप क्या कहेंगे? शंकर जी, इस चीज को तो समझना पड़ेगा जो कि 10% ब्राह्मण और वोटरों को साधने के लिए जिस तरह से परशुराम जयंती हो, चाहे और भी जितने भी, अगर आपने देखा होगा, अगर कुछ दिनों में ये जो घटनाक्रम हो रही है तो बहुजन समाज पार्टी इस ब्राह्मण को तिलक मिटाने की और जूता मारने की बात करती थी, और जो समाजवादी पार्टी इस तरह का जो एक अपना एक आवरण बना करके रखा हुआ था, तो ये ब्राह्मण विरोधी जो छवि थी पार्टियों की, उसमें निश्चित तौर पर ये जो अभी जो इनिशिएट किया जा रहा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन इस चीज को जरूर समझना पड़ेगा जो कि अगर 10% अगर वोटर, अगर एक ब्राह्मण कम से कम 100 से 150 के वोटरों को जो है सो प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसमें क्या वजह है इसका? तो उनका एक सामाजिक एक अपना परिप्रेक्ष्य होता है और समाज में उनकी अपनी प्रतिष्ठा होती है और समाज में उनका अपना पकड़ होता है। तो एक अनुसरण करने की जो बात होती है, तो ये 10% न करके इसको सीधा गुना कर दें। एक ब्राह्मण अगर है तो समझिए 2 के बराबर है, 50 के बराबर है, 100 के बराबर, क्योंकि एक समाज में जो उनकी पहुंच होती है, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, उनकी जो प्रतिष्ठा होती है, उनको जो अनुसरण करने वाले जो होते हैं लोग, निश्चित तौर पर उस चीज को देखना पड़ेगा। और आज अगर ब्राह्मणवाद हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कोई भी, बिहार हो चाहे आप उत्तर प्रदेश हो, किसी भी चुनाव में देखेंगे तो ये कास्ट जो एक तरह से आ गया है, पूरी तरह से छा गया है बिल्कुल चुनाव के ऊपर में। ये आवरण हटना चाहिए। मेरा तो ये कहना है जो कि ये आवरण हटना। अच्छा, आप लोग भी नहीं चाहते हैं मिश्रा जी कि ये ब्राह्मण जो वोटर है वो आपसे नाराज हो? क्योंकि बीच में विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग ब्राह्मण विरोधी है सरकार। बार बार ये कहा गया विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे बीएसपी की तरफ से, चाहे कांग्रेस की तरफ से। क्या उस छवि को अब बदलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आप भी अब भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण आज किया जाएगा, डिप्टी सीएम बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या यही कवायद है कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई इसके बिना आप काम होना नहीं है? नहीं शंकर जी, देखिए मैं एक चीज तो जरूर आपको कहना चाहूंगा और बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जो कि जिस तरह से विपक्षियों द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जो कि ब्राह्मण से, भाजपा से ब्राह्मण नाराज हैं, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज को मानने की बात करूंगा। क्योंकि हमने जो है सो हर वर्ग के लिए और समग्र विकास की जब हमने बात करते हैं, तो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 124 करोड़ जनता की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर 24 करोड़ जनता के समग्र विकास की बात करते हैं, न कि एक वर्ग विशेष के लिए और एक जाति विशेष के लिए। हमने जहां भी विकास किया, अगर मान लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, चाहे देवल एयरपोर्ट है, तो ये कोई वर्ग और विशेष और जाति विशेष के लिए नहीं हुआ है, बल्कि 24 करोड़ जनता के लिए हुआ है, 135 करोड़ जनता के लिए।
लेकिन ये सवाल उठता है ना मिश्रा जी की चुनाव से पहले ही क्यों याद आती है सभी को? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। मैं कह रहा हूं ये अभी लग रहा होगा, जो ये चुनाव या परियोजना, ये इस तरह की जो शिलान्यास हो रहा है या उद्घाटन हो रहा है, ये नजर जरूर आ रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो 4.5 पौने 5 सालों में हमने विकास ही किए हैं। हमने कोई ऐसा है, हर कानून व्यवस्था को हमने सही करने की कोशिश की है। हमने जो है सो वहां पर विकास करने के, अगर मान लीजिए कनेक्टिविटी की बात हो तो कनेक्टिविटी हमने किया है। तो ये सतत प्रक्रिया है विकास का। ये ऐसा नहीं है जो कि आप चुनाव के समय में आकर के आप 2-4 ऐसे रोड एक्सप्रेस वे बना देंगे और इससे जनता आपको प्रभावित हो जाएगी और जनता प्रभावित होकर के आपको वोट करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सतत प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है सो भाजपा शासित जो उत्तर प्रदेश है निश्चित तौर पर उस चीज को लेकर के आगे बढ़। फिर इसके क्या मायने हैं मिश्रा जी? बीएसपी ये कहती है कि भैया अगर सरकार बनी तो भगवान परशुराम के नाम पर अस्पताल, कॉलेज, ये तमाम चीजें हम उनके नाम पर रखेंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे जो आज तक नहीं बनी। अखिलेश यादव अनावरण लगातार मूर्तियों का कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया अगर किसी बीएसपी मूर्ति बनाती उससे बड़ी मूर्ति हम बनवाएंगे। देखिए शंकर जी, इस चीज को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। जो कि मायावती जी की जो सरकार थी उन्होंने एक हाथी कहते हैं जो कि हाथियों का जिस तरह से स्ट्रक्चर किए मूर्ति खड़ी करी उन्होंने, और उस वजह से मतलब हजारों करोड़ रुपए जो है सो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आप ये नहीं कहते हैं जो कि शिक्षा हमारा कैसा हो, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो, हमारे स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, हमारी कनेक्टिविटी कैसे हो, हमारे इंडस्ट्रियल हब कैसे हो, हमारे निवेश कैसे हो, हमें कानून व्यवस्था को कहां रखना है। आप मूर्ति बना देंगे और वोटर को प्रभावित कर देंगे तो वोटर बहुत समझदार है। इस चीज को हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा। जो कि वोटर, आप एक मूर्ति खड़ी करके आप उसके वोट को आप ले लेंगे, ऐसा अब वोटर नहीं रहा। बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही मंथन के साथ एक वोटर किसी को वोट करता है। आप अगर अभी अगर मान लीजिए किसी को भ्रमित कर रहे हैं जो कि भाई हमने 2-4 ऐसी चीज कर दी और एक वर्ग, एक जाति विशेष को हमने प्रभावित कर दिया, इससे आप लंबी दूरी का आप रेस तय करेंगे, ये नहीं हो सकता। लंबी दूरी रेस तय करने के लिए आपको आधारभूत संरचना का विकास करना पड़ेगा। आधारभूत का संरचना जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कानून व्यवस्थाएं हो गई, मतलब हर तरह से आप देखेंगे, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे आप सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तो अगर वो सतत आप करते रहेंगे तो आपको वोटर को प्रभावित नहीं बल्कि वो आपको लंबे समय तक आपको मौका दे सकती है, अवसर दे सकती है। अच्छा, आप ये बात मानते हैं क्या मिश्रा जी, आप लोगों ने धर्म की राजनीति करना सिखा दिया बाकी दलों को भी? जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते थे वो मंदिर जाने लगे, जो लोग कभी तिलक नहीं लगाते थे वो तिलक लगाने लगे, जो लोग जनेऊ से दूर भागते थे वो जनेऊ पहनने लगे, जो लोग ब्राह्मणों से दूर भागते थे वो परशुराम की मूर्ति बड़ी बड़ी बनाने की बात करने लगे। ये तो काम किया आपने अच्छा, एक मानते हैं आप? देखिए शंकर जी, ऐसा है, भारत जो है एक धार्मिक संस्कृति वाला देश है। हमें सही हम लोगों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम बिल्कुल करना चाहिए। आज अगर आप देख लीजिए 550 साल का कोई एक केस था, जो घटना थी, और ये जो राम मंदिर के लिए हम लोग जिस तरह से आगे आ रहे थे, हम लोगों की एक वैचारिक किस तरह से हम लोगों का एक दृष्टिकोण था, तो वो अगर हम देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे जो एक अलग धर्म और संस्कृति का एक समावेशी विचारधारा वाले लोग वहां पर आ गए हैं। आप देखेंगे जनेऊ है, मंदिर है, भले ही वो कुर्ता के ऊपर में ही जनेऊ पहन रहे हैं, भले ही आप कोट के ऊपर में ही मंदिर जनेऊ पहन रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कुछ क्षण के लिए आपके विचार या वैचारिक जो है तो बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं जहां पर हम लोग पहले से भी अपेक्षा करते थे, क्योंकि आपकी इस तरह की संस्कृति, आप विचारधारा आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो आज अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी। बिल्कुल, सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा मिश्रा जी होना भी चाहिए। और एक चीज जो विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि मिश्रा जी कि आप लोग ब्राह्मणों की बात तो खूब करते हैं लेकिन उनके जो हित होते हैं उनके हितों को आपने कितना साधा आज तक? उनकी जो समस्याएं थी, जिस मकसद से ब्राह्मणों ने वोट दिया था, क्या वो पूरा हो पाया उनका? क्या वो अपेक्षाएं पूरी कर पाई है सरकार उनकी? ये भी आपके ऊपर एक आरोप लगता है, या सिर्फ वोट बैंक समझकर ब्राह्मणों को हर बार इस्तेमाल किया जाता रहा है चुनाव में? शंकर जी, एक चीज हम लोगों को बहुत ही स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, जो कि ब्राह्मणों के लिए एक हम लोगों ने एक कमेटी बना करके रखी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हर एक जाति विशेष के लिए। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है
जहां तक सरकार की पहुंच नहीं हो पाती है या उस व्यवस्था को समझने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी क्या होता है तो हर एक विषय को लेकर के सरकार को अवगत कराती है और अवगत कराने के बाद क्या होता है तो उनके ऊपर में हमारी दृष्टिकोण जाती है और हम उस समस्याओं का समाधान करते हैं। तो अगर हमने कोशिश की है तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे अगर 10% या 12% ब्राह्मण है तो मैंने आपको बताया सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक ब्राह्मण 100 से 150 के व्यक्ति को प्रभावित करने की अपनी क्षमता रखता है। तो उस तरह दृष्टिकोण से भी हमने देखा है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा हुआ है। उनको सशक्त करने के लिए और जो भी कदम उठाए जाएंगे कमेटी बना करके हमने हर एक क्षेत्र को हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए मंथन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश किया है। विपक्षी द्वारा देखिए आप अगर एक एक्सप्रेस वे का भी अगर आप शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं तो आप देखते हैं जो किस तरह से होड़ मच जाती है, नहीं ये तो हमने किया था। देखिए ये चीज आपको मैं बता दूं तो आज अगर बसपा की सरकार में अगर कोई काम छूट गया तो उसको समाजवादी पार्टी ने मैं रोक रहा हूं सर आपको। रोली मिश्रा जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े। रोली मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आरके मिश्रा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि भैया आपको चुनाव से पहले ये सब याद क्यों आता है? जब आप लोगों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में उस वक्त कहां थे भगवान परशुराम? उस वक्त आपने क्यों नहीं मूर्तियों का अनावरण किया, क्यों मूर्तियां नहीं लगवाई? देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि परशुराम भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश और उनको पूरे प्रदेश में मनाने के लिए धूमधाम से परशुराम जयंती मनाने का जो आदेश जारी किया था वो तत्कालीन मुख्यमंत्री 2012 में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में था। और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब जो अपने आप को स्वयं को बहुत हिंदूवादी चेहरा मानते हैं, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने आप नहीं मानते अपने आप को? भगवान परशुराम का अवकाश भी उन्होंने हटा दिया कि भगवान परशुराम का जो घोषित अवकाश समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया था। मेरा सवाल ये था 12 से 17 के बीच में जो 5 साल थे उसमें क्यों नहीं हुआ ये काम, मूर्तियों का अनावरण, प्रतिमा का अनावरण? तमाम काम भगवान परशुराम के नाम पर किए गए। मैं खुद पार्टी की 15-20 वर्षों से स्थायी सदस्य हूँ और मैं ये जानती हूँ हमने तमाम यात्राएं निकाली। मूर्ति का हमारे यहाँ पर था कि हम लोग एक मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति खाली भगवान परशुराम की एक ही जगह नहीं, तमाम जगहों पर प्रस्तावित था, कार्य हुआ, उन्होंने अनावरण किया। अब तो मैं तो आपसे ये पूछूं कि इतने समय से राम मंदिर चला आ रहा था, अभी क्यों राम मंदिर बन रहा है? ये एक समय होता है, एक निश्चित अवधि होती है और इसमें चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मणों को लेकर के आप ही लोग तो कहते थे कि चुनाव से पहले राम मंदिर का लाभ देते हैं लोग। चलिए 2012 में माता प्रसाद पांडे जी जो सर्वोच्च पद होता है, जो सभापति का होता है विधानसभा में, वो माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। तमाम ब्राह्मण मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम स्टेट मिनिस्टर, मैं खुद राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थी, तो तमाम ब्राह्मणों को उन्होंने बनाया और समुचित स्थान दिया और उनका एक समुचित सम्मान किया। और आज भी भगवान परशुराम की जो मूर्ति का अनावरण किया, इसके अलावा और भी जगहों पर भगवान परशुराम के हम लोग बना रहे हैं। बड़ा फरसा हम लोगों ने लगाया क्योंकि ये सामाजिक चेतना की बहुत आवश्यकता है। जब तक ब्राह्मणों की चेतना नहीं आएगी। और मैं आपको जवाब दीजिए, बता रही हूँ, एक बात और बता रही हूँ, अगर आप शहरों गाँव में चले जाइए, बस्तियों में चले जाइए, मोहल्लों में चले जाइए, ये तो वही हो गया कि भैया हम सबसे आगे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तो होड़ लगी हुई है एक तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले। बिल्कुल देखिए होड़ लगी हुई है और निश्चित तौर पर क्रेडिट लेने की बात हो रही है। इनके सरकार में जिस तरह से ब्राह्मणों को उपेक्षित रखा जाता था, इनके हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, निश्चित तौर पर इनके समय में ब्राह्मणों को उपेक्षित रखा जाता था। और आज अगर जब ब्राह्मण को अगर मान लीजिए सामाजिक दृष्टिकोण से उनको अगर स्थान मिल रहा है और राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको स्थान मिल रहा है, तो पता नहीं इन लोगों को फिर उसमें होड़ लेने की जरूरत पड़ रही है। तो एक पार्टी ऐसी होती है जो खाली होड़ लेने के लिए जो है, अपनी क्रेडिट लेने के लिए जो है तो आगे आती है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, इनको सीखना चाहिए। अगर 2017 में इनका काम बोलता था, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर ब्राह्मणों की इन्होंने उपेक्षा करी, निश्चित तौर पर उन्होंने जनता ने इनको जवाब दे दिया, जनता ने इनको जवाब दिया। तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, तमाम साधुओं की हत्याएं हुई। ये सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न चरम पर था।
चाहे आप पूर्वांचल ले लीजिए, चाहे पश्चिमांचल ले लीजिए, ब्राह्मणों का उत्पीड़न चरम पर रहा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को मान। लेकिन आपको क्रेडिट लेने की होड़ क्या? अभी आपके पार्टी अध्यक्ष जो है सो इसके लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं क्या? क्रेडिट लेने की जो होड़ लगी हुई है, ये 2017 से पहले क्यों नहीं किया आपने? ये 2017 से पहले क्यों नहीं किया आपने? आज अगर 2021 में करने जा रहे हैं, 2022 में करने जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? क्या आपने मैनिफेस्टो में लेकर के रखा है क्या कि ये इस तरह की क्रेडिट हमें मिलनी ही चाहिए? ब्राह्मण अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था मान्यवर, और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कहीं ना कहीं इतना परेशान था, चिंतित था कि जिस सरकार को वो 2017 में प्रचंड बहुमत से लेकर के आया था, भाई साहब। चलिए मिश्रा जी, आखिरी वक्त मेरे पास कम है, संक्षेप में जवाब दीजिए। ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में है। ऐसा है शंकर जी, देखिए मैं कह रहा हूँ सामाजिक दृष्टिकोण से, बदलने की क्षमता रखता है। सामाजिक दृष्टिकोण से जिस तरह से इन लोगों ने, पिछले सरकारों ने जिस तरह से ब्राह्मणों की उपेक्षा करी, वो अगर आज मजबूत हो रहे हैं, चाहे परशुराम जयंती को मना करके या परशुराम की मूर्ति लगा करके, तो ये बहुत अच्छा संदेश है। और समाज में हर वर्ग को जो है सो एक मजबूती आनी चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से, दोनों से। सरकार में ब्राह्मण ने अपने आप को वोट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद होली जी और आकर मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। वक्त की कमी थी, माफी के साथ इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट इतना अहम क्यों हो गया सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, और चुनाव से पहले ही क्यों याद आती इस वोट बैंक की, और ब्राह्मणों को साधने की जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होगी। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।